हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली यहाँ पर हम इंडिया और चाइना की बात करेंगे। दरअसल ये वो सेक्टर है जिस पर आज हम बात करने आए हैं, जिस सेक्टर पे हम बोल सकते हैं कि शायद भारत चाइना को इस फील्ड में कभी पीछे ना कर पाए, या फिर अगर हम पीछे कर भी पाएंगे तो बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ हम अब व्यू आप तुरंत इसके बाद में कमेंट जा करके नेगेटिव मत करने लग जाइएगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखा करिए, इसके बाद आपको जो भी कमेंट करना है आप कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा है, आपका क्या प्रतिक्रिया है, हम भी जानना चाहेंगे। लेकिन ऑन द स्पॉट आप वीडियो पर जाकर के कमेंट मत करिएगा कि कहीं ना कहीं हम आपको एक नेगेटिव वीडियो में आप आ चुके हैं। ऐसा नहीं है, इस वीडियो में हम रियलिस्टिकली बात करने की कोशिश करेंगे कि भारत और चाइना के बीच में आखिरकार क्या समस्या ये आ रही है। तो अभी तो हमने बहुत सारे वीडियोस कर लिए हैं, बॉर्डर टेंशंस को लेकर के, स्पोर्ट इवेंट को लेकर के, मतलब हर तरीके से, वीजा को लेकर के। लेकिन यहाँ पर जो हम बात करेंगे ये भारत के लिए कहीं ना कहीं लॉजिस्टिकल नाइटमेयर बनता जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल, लॉजिस्टिकल नाइटमेयर, यानी कि हम लॉजिस्टिक्स की बात करेंगे इंडिया और चाइना की, जहां पर आप देखोगे कि भारतीय मीडिया जो है वो फोकस कर रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो रिप्लेस कर चुका है और आज भारत जो है वो विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। तो हमारे पास ये जो आबादी है इसका हम सही इस्तेमाल कर रहे हैं और हम बहुत आगे जा रहे हैं। ये सारी बातें तो ठीक है, हम बोल रहे हैं कि चाइना स्लो डाउन कर रहा है, इकोनॉमिकली भी स्लो डाउन कर रहा है, ये भी बात ठीक है। लेकिन आप आज भी देखोगे तो चाइना 17 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है और वहीं भारत की तरफ अगर हम देख लेते हैं तो 4 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है। यानी कि अभी भी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। और ये अपने आप में जब हम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे स्कीम को बढ़ावा देते हैं, जहां हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं, तो बगैर इसके ये बढ़ावा देना पॉसिबल नहीं होगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ आप देखोगे ये लॉजिस्टिक्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस प्रकार से भारत का जो बिड है ग्लोबल सप्लाई चेन गुरु बनने के लिए, उसमें मैसिव स्केलिंग की जरूरत है अक्रॉस एवरी सेक्टर। आप देखोगे किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है, कंज्यूमर बिहेवियर की, और इसी के साथ साथ में आप देखोगे किस प्रकार से रेलवेज का इस्तेमाल करके हम ट्रेड करते आए हैं। तो ये आप देखोगे कहीं ना कहीं 1853 में आप देखोगे तो बॉम्बे टू थाने सबसे पहला डलहौजी के द्वारा जो चालू किया गया था। फिर यहाँ हम पैसेंजर ट्रेन की बात नहीं करेंगे, यहाँ हम फ्रीट कॉरिडोर्स, जो फ्रीट ट्रेन हैं उसकी हम बात करेंगे कि जो मालगाड़ी है। दरअसल आप देखोगे इंडिया में जो ये गुड्स ट्रेन है इनका जो एवरेज स्पीड है ये महज 25 किलोमीटर पर आवर है, बहुत ही कम है। 25 किलोमीटर आप समझ रहे हैं। वहीं आप अगर चाइना में देखोगे तो 45 किलोमीटर पर आवर है। अब जाहिर सी बात है अगर दोनों में डिफरेंस ज्यादा है, अब अगर कोई सामान भारत भेजना चाहेगा, कोई सामान चाइना भेजना चाहेगा, दोनों एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब किसका सामान पहले पहुंचेगा? ऑब्वियसली चाइना का पहले पहुंचेगा। अब जब चाइना का पहले पहुंचेगा तो चाइना ज्यादा से ज्यादा सामान भी भेज पाएगा। आप समझ रहे हैं ना। अगर आप मान लो कि आपको देखने को मिलता है कि चलो ठीक है भारत जो है वो 50 मिलियन का और सेम चाइना जो है वो भी 50 मिलियन का भेज रहे हैं, लेकिन दोनों का पहुंचने के बाद में यहाँ पे एक्चुअली में ये 70 का इनको ग्रोथ भी हुआ, तो 20 का एक बार में। अब जितना ज्यादा बार, मान लो चाइना जो है वो 10 बार किया, भारत जो है वो 5 बार किया, तो आपको समझ में आ रहा है कि कितना का आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यानी कि सबसे पहला पॉइंट तो आप यहीं से समझ सकते हो कि किस प्रकार से चाइना जो है वो इस चीज में भारत से आगे है कि इन्होंने अपने गुड्स ट्रेन के स्पीड को बेहतर रखा है। वहीं भारत में आप देखोगे तो ये बहुत ही ज्यादा नीचे है। इवन कई बार तो ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जब मालगाड़ियां 2-2, 3-3 दिन तक किसी भी लोकल स्टेशन पर रुके हुए होते हैं। अब इसकी वजह से एक्सपोर्ट और भी ज्यादा डिले हो जाएगा। गुड्स हमारे हो सकते हैं, अगर वो पेरिशेबल हो तो वो खराब भी हो सकते हैं, यानी कि वो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस का भी खतरा होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप देख सकते हो। नाउ यहाँ पर हम चैलेंजेस की बात करते हैं भारत के लॉजिस्टिक्स सेक्टर में, और सिर्फ आज चैलेंजेस की बात नहीं करेंगे, सॉल्यूशंस की भी बात करेंगे और किस तरीके से हम इसको इंप्लीमेंट कर सकेंगे इस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। हायर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली 350 बिलियन डॉलर्स का ये इंडस्ट्री बनने वाला है 2030 तक। तो हम कितना ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं इसके बारे में बात कर ले अगर, तो ये आप देखिएगा कि कहा जा रहा है कि भारत का जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, मतलब किसी भी सामान को पहुंचाने तक में, विदेशों तक में जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो लगभग 13 to 14% ऑफ जीडीपी है, जो कि ग्लोबल सिर्फ 8% है। यानी कि हमको इतना ज्यादा एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ रहा है। अब जाहिर सी बात है जब हम एक्स्ट्रा स्पेंड करेंगे तो हमारा सामान भी इंटरनेशनल मार्केट में महंगा होगा, और जब महंगा होगा तो लोग खरीदेंगे भी कम। तो ये कहीं ना कहीं हमारे एक एक्सपोर्ट को रोक रहा है, बढ़ावा देने से रोक रहा है। तो बहुत सारी बातें हम हमेशा बात करते आए हैं, लेकिन इस पर बात बहुत कम होता है।
तो इस वजह से आप देखोगे कॉम्पिटिटिवनेस गैप बहुत कहीं ना कहीं 180 बिलियन का था 2020 में, और कहा जा रहा है कि ये 500 बिलियन का हो जाएगा डॉलर्स बाय 2030 अगर इसको ठीक से एड्रेस नहीं किया गया। और अपने आप में ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये चैलेंज वो है जो इकोनॉमिकली भी एक प्रॉब्लम देगा और एनवायरमेंटली भी। क्योंकि आप देखोगे अब एनवायरमेंट के कंटेक्स्ट में कैसे, तो ये आप ग्राफ अगर आप देखते हैं, ये ग्राफ से आपको देखने को मिल जाएगा कि भारत में जो रोड है, रोड का इस्तेमाल इनिशियली आप देखोगे तो रेलवेज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ करता था जब देश आजाद हुआ 88%, वहीं रोड सिर्फ 12% पे था। लेकिन आज आप देखोगे तो रोड 74% पे आ चुका है और रेलवेज महज आप देखोगे तो ये 26% पे आ चुका है। मतलब कुल मिलाकर के डिफरेंस ह्यूज होता जा रहा है। अब हम रेल से रोड पे स्विच कर रहे हैं, जब हम रेल से रोड पे स्विच करेंगे तो जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हो कि हमारा कार्बन एमिशन भी बढ़ जाएगा। और जब हमारा कार्बन एमिशन बढ़ेगा, हम टारगेट कर रहे हैं कि हम कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन के दिखाएं। अब हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर लगेगा कार्बन टैक्स, जिसकी वजह से फिर से हमारे सामान महंगे हो जाएंगे और फिर इंटरनेशनल मार्केट्स में भारत के प्रोडक्ट्स ज्यादा नहीं बिकेंगे। यानी कि ये हमारे आत्मनिर्भर भारत के ऊपर एक चैलेंज होगा। तो ओवरऑल आप इस चार्ट से देख सकते हो। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पर, तो ये जो कंट्रीज हैं इंडिया, चाइना, अमेरिका, तो ये आपको कंट्रीज देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर एयर, वाटर, रेल, रोड इसमें किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आप देखोगे रोड का इस्तेमाल के सेक्टर में भारत सबसे ज्यादा है, रोड वेज का इस्तेमाल भारत सबसे ज्यादा करता है। वहीं आप एयरवेज और मतलब वाटर और रेल का देखोगे तो रेल में भी भारत काफी हद तक मतलब इंप्रूवमेंट करने की बात हो सकती है, क्योंकि अभी भी हमको बहुत ज्यादा इस पे काम करना है। अब रोड का इस्तेमाल सबसे ज्यादा आप देखोगे तो भारत ही कर रहा है, जिसकी वजह से कार्बन एमिशन ज्यादा होगा। इवन ट्रांसपोर्टेशन में आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो हमारा है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में ही जाता है, यानी कि एक प्रोडक्ट को दूसरे मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में। अब अगर इसी में सबसे ज्यादा लग जाएगा तो हम वेयर हाउस में खर्च ज्यादा नहीं कर पाएंगे, उसके फूड स्टोरेज मतलब हम नहीं मतलब बना पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा फ्रीट फॉरवर्डिंग का काम नहीं कर पाएंगे, यानी कि हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में बेहतर नहीं हो पाएंगे। इसी के साथ साथ में जैसा कि आपको हम बताएं कि ये आप देखेंगे एयरवेज का इतना ज्यादा जो है वो डिपेंडेंसी रोड का 3.6 के आसपास पर टन पर किलोमीटर मतलब 3.6 रुपए जो है वो लागत पड़ जाता है। यानी कि अगर आप देखोगे रेलवेज का लगभग दुगना, रेलवेज अगर आप मतलब ये पर मतलब 1.6 रुपीज पर टन पर किलोमीटर प्रोसेस करने में रेलवेज 1.6 ही लेता है, जबकि रोडवेज 3.6। यानी कि रोड का इस्तेमाल फिर से यहाँ पे इकोनॉमिकली भी एक चैलेंज है और एनवायरमेंटली भी हमने देखा है। यहाँ आपसे हम बता दिए ऑलरेडी कि पर मतलब लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जीडीपी के अकॉर्डिंग भारत टॉप पे है। इवन ब्रिक्स नेशंस का भी एवरेज आप देखोगे तो 11 ही है, यूरोप 10 पे है, चाइना 9 पे है, लेकिन भारत यहाँ पे 14 के साथ है। यहाँ ज्यादा होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि ज्यादा मतलब महंगा होगा। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो ये एमिशंस जो है वो भी ज्यादा होता है, 111 ग्राम का एमिशन होता है रोडवे, और जबकि आप देखोगे ट्रेन से महज 17 ग्राम का, यानी कि हम कार्बन जो है उसको भी ज्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं। जबकि वहीं COP 26 में हमने कहा था कि भारत 2070 तक नेट जीरो जो है वो अचीव कर लेगा, तो इसके लिए भी एक चैलेंज होगा। अब यहाँ पे आता है सॉल्यूशन। ये तो हमने चैलेंजेस की बात कर ली है कि चलो ये सारे चैलेंजेस हैं, अब इसको हमको एड्रेस करना है। तो भारत सरकार ऐसा नहीं है कि इन सॉल्यूशंस पे काम नहीं कर रहा है। ये आप देखोगे तो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर आता है, जहाँ पे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो आपको देखने को मिल जाएगा कि ये JNPT मुंबई से लेकर के उत्तर प्रदेश के दादरी तक है। वहीं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो आप देखोगे कि ये पंजाब के लुधियाना से लेकर के यहाँ वेस्ट बंगाल के डानकुनी तक है। तो ये दो जो है वो एग्जिस्टिंग है, जिसपे काम चल रहा है, और बाकी भी मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो बाकी सारे रीजन्स को कनेक्ट करेंगे, साउथ इंडिया को, नॉर्थ इंडिया को, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को। तो ये पूरा का पूरा है। अब इससे क्या बेनिफिट होगा? डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर जो है वो दरअसल सिर्फ ये जो रूट बनाया जा रहा है इस पे फ्रीट ट्रेन्स ही चलेंगे, यानी कि सिर्फ मालगाड़ियां ही चलेंगी। अब वो अगर सिर्फ स्पेसिफिकली चलेंगे तो उनका स्पीड भी बढ़ेगा, ठीक है। इसी के साथ साथ में जो डिले होता था वो डिले नहीं होगा, वो जल्द से जल्द पहुंचेंगे, प्रोसेसिंग अच्छा होगा, स्पीड बढ़ेगा, तो एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। ये तो हमने देखा कि चलो ठीक है, ये बनाने से ये बेहतर होगा, और साथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होगा, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आएंगे लोगों के लिए। लेकिन इसमें भी आप देखोगे गति शक्ति मास्टर प्लान भारत सरकार ने लॉन्च किया है कि किस प्रकार से हम चीजों को और बेहतर कर सकते हैं। रोडवेज कैपेसिटी को तो बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन रेलवेज को भी बढ़ाना है भाई 1600 टन, और ये 2025 तक करना है। रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को बढ़ाना है। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो भारत सरकार गति शक्ति के तहत भी हम आगे बढ़ रहे हैं। इवन भारत माला और सागर माला जो है, तो सागर माला के तहत भी हम पोर्ट्स को कनेक्ट कर रहे हैं। तो पोर्ट्स को कनेक्ट करना भी बहुत जरूरी है। भारत माला के तहत तो हम सड़कों का विकास की बात कर ही रहे हैं,
लेकिन यहाँ पर भी एक लूप होल है। अब आप देखोगे ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का ही सोर्स है। तो यहाँ पर ये जब प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था और कहा गया कि 2006 में जब अनाउंसमेंट हुआ था तब ये बताया गया था प्रोजेक्ट की 21,140 करोड़ का। अब जस्ट बिकॉज कि इस प्रोजेक्ट में लगातार 5 बार डिले हो चुका है, जो कि होना तो नहीं चाहिए, जिसकी वजह से अब मई 2021 में प्रोजेक्ट किया गया था कि ये लगभग 95,238 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। यानी कि आप समझ रहे हैं कितना ज्यादा बढ़ चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ डिले। और जब जब ये हुआ है तब तब इसके जो लागत है प्रोजेक्ट के पीछे का वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि इकोनॉमिकली फिर ये अनसस्टेनेबल होता जाएगा। और इसलिए हमको ये एस्पेक्ट पे काम करना होगा, सरकार कोई भी हो। देखिए इलेक्शन आ रहा है, दैट डजंट मीन कि हम कहीं ना कहीं इस बात को साइड में रख देंगे। हमें इस बात पे भी फोकस करना होगा एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। हमें ये बात को इंसिस्ट कराना होगा कि ये चीजें जल्द से जल्द हो सके ताकि समस्त देश का विकास हो सके और हमारे जो एक्सपोर्ट्स करने में है वो भी इस चीज में बेहतर हो सके। अब ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। आप देखेंगे लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा लाया जाता है, तो 2023 के आंकड़ों के हिसाब से आप देखोगे तो भारत आपको देखने को मिल जाएगा 38 मतलब पोजीशन पे, जो काफी इंप्रूव्ड वर्जन है भारत का। आप सिंगापुर को देखोगे तो वो टॉप पे है। सिंगापुर क्यों टॉप पे है, अगर आप चाहते हैं तो हम इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो करेंगे कि सिंगापुर में ऐसा क्या आपको रिफॉर्म्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ये सारे कुछ हैं जहाँ पे कस्टम्स वगैरह आप देखोगे तो ये चीज़ों में मतलब अभी भी हमको काम करने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बेहतर किए हैं, इसलिए हमारा मतलब ग्रोथ हुआ है। इंटरनेशनल शिपमेंट्स वगैरह, लॉजिस्टिक्स का क्वालिटी वगैरह, इन सब में हमने ग्रोथ किया है, लेकिन फिर से ट्रैक करने में, ट्रेस करने में हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। और ये पूरा का पूरा जो है वो आप देख सकते हो कि इन्हीं पैरामीटर्स को कंसिडर किया जाता है। यहाँ चाइना हमसे ठीक हाफ पे है, 19th पोजीशन पे है, यानी कि अभी भी हमसे मतलब चाइना वे अहेड है और काफ़ी कुछ हम सीख सकते हैं। और इसी के साथ साथ में आप भारत और चाइना के मैप को भी देख सकते हो कि किस प्रकार से इंडिया और चाइना मैप साझा करते हैं, जहां पे आप देख सकते हो यहाँ पे कश्मीर का पार्ट भी, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का पार्ट भी, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो ये बाकी भी आप मैप में रीजन्स को देख सकते हैं। और ओवरऑल ये हमारा इस पूरे वीडियो से था। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और ये जो हमने इतना रिसर्च किया है आपके लिए, तो आपके एफर्ट, अगर मतलब हमारे एफर्ट से आपको जरा भी वैल्यू मिलता है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोस को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा। और अगर आपने याद होगा तो हम शुरू में ही बोले थे कि अगर वीडियो का पूरा देखेंगे तो काफी कुछ जानने को मिला होगा। तो अब आप जब वीडियो को यहाँ पे हम कंक्लूड कर रहे हैं तो अब आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कुछ नया जानने को मिला, और अगर हाँ तो बिल्कुल आप बताइएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।